हेलो 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 एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। झारखंड बोर्ड के जेक बोर्ड के क्लास 10 के स्टूडेंट जो भी हो, जो 20 फरवरी को एग्ज़ाम में आने वाला है, 20 फरवरी साइंस के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके विषय निष्ठ प्रश्नोत्तर का सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यही क्वेश्चंस वहाँ पे आपकी आने की संभावना बढ़ जाती है। तो सारे क्वेश्चन मास्टर अच्छा सारे क्वेश्चंस वहाँ आएंगे। हाँ, ये क्वेश्चंस आपको करके जाना है। चलिए बिना लेट किए हुए सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो 20 फरवरी के सब्जेक्टिव में बन सकते हैं वो देखते हैं सर। तो पहला क्वेश्चन बोलता है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको कहते हैं सर। तो सुनिएगा कि अपवर्तन किसको कहते हैं। जब एक मीडियम सर माध्यम 1 से माध्यम 2 पर अगर लाइट जा रही है, माध्यम 1 से माध्यम 2 पर लाइट जा रही है और वहाँ लाइट का मुड़ जाता है, तो आपकी लाइट मुड़ जाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अपवर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं सर। AIR है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, अपवर्तन किरण है। तो बोलता है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संगन माध्यम में प्रवेश करती है तो किरण अवलिम्ब की ओर मुड़ जाती है, तथा संगन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर अभिलंब से दूर जाती है। इसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो किरण जो अभिलंब जो किरण की मुड़ना, उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बोलता है कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर्स ए डेंसर मीडियम फ्रॉम ए रेयर मीडियम, it bends toward the normal, and when it enters a rare medium from a denser medium, it moves away from the normal. Then this is called reflection of light. इसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अच्छा, ये है। हाँ, दूसरा जो क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसे कैसे दूर किया जाता है, कि व्हाट इज माइपिया एंड हाउ इज इट ट्रीटेड। तो सर निकट दृष्टि दोष तो इसको कहते हैं, एक स्टूडेंट ने पीछे बैठा हुआ, उसे कॉपी दिख रहा है लेकिन उसे ग्रीन बोर्ड या वाइट बोर्ड नहीं दिख रहे हैं, जो मास्टर जी पढ़ा रहे हैं बोर्ड पे वो उस बच्चा को नहीं दिख रहा है। तो उसे क्या हो गया है, निकट दृष्टि दोष हो गया है, मतलब कि उसे नज़दीक का दिख रहा है और दूर का नहीं दिख रहा है, तो उसे हम माइपिया कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और उसे ठीक करने के लिए अवतल लेंस कनकेव लेंस के बने चश्मे द्वारा इसे दूर किया जाता है। तो नेत्र का वह दोष जिसमें कुछ सामने रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखती है किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, वो अवतल लेंस के बने चश्मे द्वारा इसे दूर किया जाता है। What is myopia? How is it treated? That defect of the eye in which some objects placed in front are clearly visible but distant objects are not clearly visible. This is overcome by glass made of concave lens. concave lens से इस बीमारी को ठीक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। Why is it necessary to balance chemical equation? सर केमिकल इक्वेशन को समीकरण को इसलिए संतुलित करना पड़ता है कि मास जो है ना बनते हैं, द्रव्यमान ना बन सकता है ना बर्बाद हो सकता है, इसलिए आपकी जो है जब अभिकारक के तत्वों और आपके उत्पाद के तत्वों परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बोलता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता है ताकि यह द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन करे। एक संतुलित रासायनिक समीकरण तब होता है जब अभिकारक में तत्व के विभिन्न परमाणुओं की संख्या उत्पाद के बराबर होती हैं। जैसे Mg+O2 रिएक्ट किया, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इधर मैग्नीशियम 1 इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर ऑक्सीजन कितना है 2 है, इधर कितना है 1, तो 2 यहाँ लगा देंगे।
2 जैसे लगाएंगे, मैग्नीशियम दोगे तरीके तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। ये रिएक्शन बैलेंस है, मतलब कि जितने परमाणु आपके परमाणुओं की संख्या अलग परमाणुओं की संख्या अभिकारक में है उतना ही आपकी उत्पाद में होने चाहिए, क्योंकि यह द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन करता है। मास कैन बी neither created nor destroyed. The chemical equation need to balanced so that it obeys the law of conservation of mass. A balanced chemical equation occurs when the number of different atoms of the element in the reactant is equal to that of the product. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, आपका क्वेश्चन नहीं है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ये हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। डीएनए प्रतिकृति का जो प्रजनन में क्या महत्व, जो प्रतिकृति हो रहा है, तो डीएनए प्रतिकृति जीवों के गुणों को अगली पीढ़ी तक लेकर चलती है। इससे प्राणी का अस्तित्व बना रहता है, परंतु विभिन्नता के कारण इसमें कुछ अंतर आ जाता है। डीएनए आनुवांशिक गुणों का संदेश वाहक है जो माता पिता से संतान को प्राप्त होता है। तो डीएनए प्रतिकृति जीवों के गुणों को अगली पीढ़ी तक लेकर चलती है। इससे प्राणी का अस्तित्व बना रहता है कि प्राणी वो एग्जिस्ट कर रहे, वो स्पेसीज, वो प्रजाति एग्जिस्ट कर रहा है, परंतु विभिन्नता के कारण इसमें क्या हो जाता है, थोड़ा सा कुछ अंतर आ जाता है। डीएनए वांशिक गुणों का संदेश वाहक है जो माता पिता से संतान को प्राप्त होते हैं। सर, संतान को प्राप्त होते हैं। तो बोला जाता है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में जो डीएनए का रिप्लिका होता है, कॉपिंग होता है, वो क्या इंपॉर्टेंस है। तो डीएनए का रिप्लिकेशन जो कैरीज करता है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द नेक्स्ट जनरेशन, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में प्रॉपर्टीज गुण लेके जाते हैं ऑर्गेनिज्म का। ड्यू टू दिस, इसी के कारण एग्जिस्टेंस ऑफ द क्रिएचर रिमेन्स बट ड्यू टू डाइवर्सिटी, कुछ चेंजमेंट के होने के कारण देयर इज सम डिफरेंस इन इट, उसमें कुछ डिफरेंस आ जाता है। डीएनए इज द मैसेंजर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। डीएनए क्या है, मैसेंजर है जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स का, वो आपकी एक पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, पास होते हैं। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है कि पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। व्हाट इज द रोल ऑफ स्क्वेंजर या ऐसा डिकम्पोजर, अपमार्जक स्क्वेंजर्स इन द इकोसिस्टम। डिकम्पोजर का इम्पोर्टेंस क्या है, सोचना कि सर डिकम्पोजर अगर नहीं आए, अपमार्जक नहीं आए तो क्या हो जाएंगे, पत्ते गिर रहे तो पत्ते का पहाड़ हो जाएंगे, मतलब कि मरे हुए चीज़ें तो मरे हुए को क्या हो जाएगा, पहाड़ हो जाएंगे, मतलब कि वो पूरा परितंत्र को असंतुलित कर देंगे। तो इसीलिए अपमार्जक का भूमिका होता है कि उसे डाइजेस्ट करके, डिकम्पोज करके, तोड़ के सोयल में मिक्स कर दे फिर, ठीक है। तो अपमार्जकों को प्राकृतिक सफाई एजेंट होते हैं कि प्राकृतिक सफाई एजेंट होते हैं। अपमार्जक जो होते हैं वो प्राकृतिक आपके एजेंट होते हैं। ये जैव न्यूनीकरणीय पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। ये जैव जो है, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, पदार्थ है, मैटर है, उसको सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। इस प्रकार अपमार्जक वातावरण में संतुलन बनाने का कार्य करके पारितंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समझ में आ गया मास्टर, समझ में आगे चलिए, समझ में आ गया। तो बोलता है क्या, व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम। तो डिकम्पोजर जो होते हैं, डिकम्पोजर जो होते हैं, डिकम्पोजर आर नेचुरल क्लीनिंग एजेंट। दे ब्रेक डाउन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस। दज आपके जो है सर, दज कि डिकम्पोजर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम बाय बैलेंसिंग द इन्वायरमेंट को बैलेंस करके रखता है इकोसिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है भूमिगत जल के कोई 2 लाभ का उल्लेख कीजिए। तो भूमिगत जल के कई 2 लाभ जो है सर, भूमिगत जल फैलकर कुएं के जल स्तर को बनाए रखते हैं तथा खेतों में नमी बनाए रखते हैं। कि भूमिगत जल जो है फैलकर कुएं के जल का स्तर को बनाए रखते हैं और दूसरा खेतों में नमी बनाए रखते हैं। भूमिगत जल मनुष्य तथा जानवरों द्वारा दूषित नहीं होते। भूमिगत जो जल है वो मनुष्य तथा जानवरों द्वारा दूषित नहीं होते।
अगर भूमि के अंदर पानी है तो मनुष्य या जानवर उसे दूषित पॉल्यूट नहीं कर सकता। दो बेनिफिट जो है अंडरग्राउंड वाटर का, बाय स्प्रेडिंग अंडरग्राउंड वाटर मेंटेन द वाटर लेवल ऑफ द वेल एंड मेंटेन्स मॉइस्चर इन द फील्ड। ग्राउंड वाटर इज नॉट पोल्यूटेड बाय ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर लिखिए। सर कनकेव मिरर और आपकी कन्वेक्स मिरर में अंतर लिखना है, तो एक तरफ अवतल दर्पण लिखेंगे, दूसरा तरफ उत्तल दर्पण लिखेंगे। तो प्रतिबिंब जो अवतल दर्पण में जो बनता है, प्रतिबिंब जो उसमें आपके जो बनते हैं वो कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक और एवं उल्टा बनता है, सीधा एवं उल्टा दोनों बनता है। सही है सर, कि इरेक्ट भी बनता है। एक केस में इरेक्ट कब, जब पोल, ध्रुव और आपके फोकस के बीच में हो तो उस समय सीधा बनता है सर, सीधा बनता है, एवं उल्टा भी बनाता है। लेकिन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है वो सदैव सीधा बनता है, वो हमेशा सीधा बनता है। सीधे बनने वाले सर अवतल दर्पण में सीधे बनने वाले प्रतिबिंब आभासी होते हैं, वर्चुअल होते हैं, और उल्टे बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं। तो अवतल दर्पण में दोनों तरह के इमेज बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। दोनों तरह के इमेज बनते हैं सर, दोनों तरह के इमेज बनते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं। तो मतलब सीधा बनेगा तो प्रतिबिंब आभासी होंगे, वर्चुअल होंगे, और अगर सर उल्टे बने प्रतिबिंब तो वो वास्तविक होंगे, रियल होंगे। प्रतिबिंब आभासी बनता है, प्रतिबिंब जो है वो आभासी बनता है, वर्चुअल बनता है सर, वर्चुअल बनता है किसमें, उत्तल दर्पण में। तीसरा जो बोलता है प्रतिबिंब का आकार वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। प्रतिबिंब का आकार जो है इसका वो वस्तु कहाँ पे रखा हुआ है उस पे निर्भर करता है, लेकिन प्रतिबिंब का आकार वस्तु से हमेशा छोटा बनता है। इसमें प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो वस्तु से हमेशा कहीं भी रखा हो तो इसका वस्तु से छोटा ही बनता है सर। इसका चौथा अगर लिखना चाहते हैं यूज लिख देंगे सर, अवतल दर्पण दांत के डॉक्टरों के द्वारा उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। और सर आपके हेडलाइट में यूज किए जाते हैं सर, सोलर फर्नेस में, सोलर भट्टी में यूज किया जाता है उत्तल दर्पण का यूज। उत्तल का दर्पण का उपयोग रियर व्यू, पीछे सर गाड़ी के मिरर में लगा होता है पीछे देखने के लिए। समझ में आ गया है ने, ऐसी का सर देखते हैं इंग्लिश में कैसे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में अंतर क्या है। इमेज इज फॉर्म्ड इरेक्ट एंड इन्वर्टेड, इसमें सीधा और उल्टा दोनों इमेज बनते हैं सर, इरेक्ट बनते हैं और इन्वर्टेड बनते हैं। लेकिन कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनते हैं वो ऑलवेज आपके इरेक्ट बनते हैं। वो इमेज जो फॉर्म होता है अगर अपराइट बना है, इरेक्ट बने हैं सर, तो इरेक्ट है तो ये वर्चुअल कहलाएंगे, और अगर इमेज अगर इन्वर्टेड बना है तो ये आपके रियल होंगे। द इमेज बिकम्स वर्चुअल, इसकी इमेज जो होते हैं वो वर्चुअल होता है क्योंकि हमेशा इरेक्ट बनाता है। तो द साइज ऑफ इमेज डिपेंड ऑन दी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे कौन डिपेंड करता है, साइज ऑफ इमेज। लेकिन आपके साइज ऑफ जो इमेज जो होता है कन्वेक्स मिरर में जो बनता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। सर चौथा पॉइंट जो है, चौथा पॉइंट जो है क्या है कि आपके कनकेव मिरर को जो यूज करता है बाय डेंटिस्ट, दांत के डॉक्टर के द्वारा यूज किया जाता है। सर आपके कनकेव मिरर का जो यूज हेडलाइट में यूज किया जाता है, सोलर फर्नेस में यूज किया जाता है। लेकिन कन्वेक्स मिरर का यूज आपके सर मिरर में आपके व्हीकल मिरर में यूज किया जाता है रियर व्यू के लिए। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए गुरुजी, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्या गुरुजी, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तांब क्यों प्रतीत होता है। व्हाई डज द सन अपीयर्स रेड एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। तो सुनिएगा कि सर सनसेट और सनसेट के समय उसको एटमॉस्फेयर जो वातावरण है सर, आपके वायुमंडल जो है उसमें ज़्यादा वो ट्रेवल करता है। कौन, सूरज का रोशनी। तो सूरज का रोशनी ज़्यादा, तो जो ब्लू जैसे आपकी कम वेग तरंग दैर्घ्य वाले जो कम वाले हैं नीले रंग, वो सब क्या हो जाते हैं, परिकिरण हो जाते हैं, स्प्रेड कर जाते हैं, स्कैटर कर जाते हैं सर। तो सिर्फ जो आता है हमारे तक जो पहुँचता है
वो सिर्फ क्या पहुंचता है, वो आपकी सिर्फ आपका लाल कलर पहुंचता है। इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताम प्रतीत होता है। समझ में आ गया सर? क्या बोला जाता है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में अधिक दूरी तय करती है। वायुमंडल में जब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी के वायुमंडल में अधिक दूरी तय करती है, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश का परिकिरण हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है, सूरज के प्रकाश जो है वो स्कैटर हो जाते हैं, चूँकि लाल रंग का परिकिरण बहुत कम होता है और सबसे कम वर्ग तरंग दैर्घ्य वाले नीले रंग का परिकिरण अत्यधिक होता है। अधिक तरंग दैर्घ्य वाली लाल रंग का परिकिरण बहुत कम होता है, जिससे आंख तक केवल लाल रंग पहुंचता है। अतः सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताम प्रतीत होता है। कि सर जो कम तरंग दैर्घ्य वाले जो है आपके कलर्स, आपके रंग नीले रंग, वो सब क्या हो जाते हैं, परिकिरण अत्यधिक हो जाते हैं। सिर्फ जो अधिक तरंग दैर्घ्य वाले वो लाल रंग है उसका परिकिरण बहुत कम होता है और वो डायरेक्टली मेरे आंख तक केवल लाल रंग पहुंचता है, जिसके कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ के प्रतीत होता है सर। एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट द सनलाइट ट्रेवल्स ए लॉन्ग डिस्टेंस इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर ड्यू टू विच द सनलाइट गेट्स स्कैटर्ड बिकॉज द रेड कलर इज very less scattered and the blue color with the shortest wavelength is highly scattered. Red color with longer wavelength is scattered very little, so that only red color reaches the eye. Therefore, the sun appears bloody at the time of sunrise and sunset. नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। निम्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुरुजी कि निम्न समीकरणों को संतुलित कर लिखिए। संतुलित मतलब कि बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन एंड राइट देम। इसे इस रिएक्शन को बैलेंस करना है सर, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन राइट देम। तो यहाँ पे H2 और Cl2 रिएक्ट किया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना, तो हाइड्रोजन दो क्लोरीन दो, इधर कितना है, एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है, तो दो यहाँ लगा देंगे मास्टर, दो यहाँ लगा देंगे, रिएक्शन बैलेंस हो गया मास्टर, रिएक्शन बैलेंस हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि सोडियम जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और H2 बनाता है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है गुरुजी। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन एक, यहाँ पे हाइड्रोजन दो, तो यहाँ पे दो लगाएंगे पहले, तो यहाँ तो सोडियम दो लगाएंगे। अब देखो हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे, वाटर यहाँ पे, ऑक्सीजन दो हो गए, अब तो वाटर यहाँ पे दो लगा देंगे। अब देखो रिएक्शन बैलेंस हो गया, दो सोडियम चार हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन यहाँ दो हाइड्रोजन इधर, चार हाइड्रोजन हो गए और ऑक्सीजन दो है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी दो है सर। अब तीसरा रिएक्शन जो है कि जब मैंगनीज ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करता है तो मैंगनीज क्लोराइड और क्लोरीन और आपके वाटर बनते हैं, जल बनते हैं सर। तो इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंगनीज कितना है, मैंगनीज एक है, तो मैंगनीज इधर भी राइट साइड एक है, क्लोरीन इधर चार है, तो इधर कितना है, इधर आपके सर एक ही है, तो यहाँ पे चार लगाना होगा। जैसे चार लगाए ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन चार, तो यहाँ पे दो लगाओगे, देखो रिएक्शन बैलेंस हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गए सर, बैगनी आपके बैलेंस हो गए। तो सबसे पहले क्या मैं प्रूव करना है, आपको बैलेंस करना है संतुलित मेटल को धातु के बाद नॉन मेटल को, अधातु को, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। समझ में आ गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अम्ल वर्षा क्या है, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वो आपकी वर्षा जल होता है। तो सर वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय एसिड रेन कहलाता है सर। कि वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। आश्रित जल शुद्ध होते हैं जिसमें आयन नहीं बनता है, विद्युत का आचालन आयनों द्वारा होता है। सर डिस्टिल्ड वाटर में आयन नहीं बनते हैं, जिसके कारण विद्युत का चालन आयनों द्वारा होता है, इसीलिए उसमें आपके विद्युत का चालक नहीं होता है।
लेकिन सर जबकि वर्षा जल में आयंस होने के कारण उसमें क्या होता है, विद्युत धारा, विद्युत का चालक होते हैं सर, विद्युत का चालक होते हैं। अच्छा, बोलता कि वर्षा के जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल होते हैं क्योंकि वायु में उपस्थित SO2 NO2 गैस जल में मिलकर इसे अम्लीय बना देते हैं। ये अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं जो विद्युत का चालन करते हैं। समझ में आ गया कि आपके सर आश्रित जल में आपके आयंस नहीं होते हैं, लेकिन वर्षा के जल में आयंस होते हैं। इसी कारण वो आपकी वर्षा का जल विद्युत का चालन करते हैं और आपके आश्रित जल नहीं करते। नेक्स्ट इसी का इंग्लिश में सर, व्हाट इज द एसिड रेन, व्हाई इज डिस्टिल्ड वाटर नॉट ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल रेन वाटर इज। तो बोला जाता है जब व्हेन द pH वैल्यू ऑफ रेन वाटर बिकम्स लेस देन 5.6, जब रेन वाटर का pH वैल्यू अगर 5.6 से कम हो जाए 5.6 तो उसे इट इज कॉल्ड एसिड रेन। डिस्टिल्ड वाटर इज प्योर इन विच आयंस आर नॉट फॉर्म। डिस्टिल्ड वाटर जो होते हैं वो प्योर फॉर्म में होते हैं और इसमें आयन बनाते नहीं हैं। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज डन बाय आयंस, जो कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी के जो कंडक्शन होते हैं वो आयंस के द्वारा होता है। तो रेन वाटर कंटेन्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बिकॉज द सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेज प्रेजेंट इन एयर मिक्सड विद द वाटर एंड मेक इट्स एसिड। ये आपके एयर में मिक्सड होके और एयर मिक्सड विथ आपकी जो NO2 SO2 गैसेज है वो एयर में प्रेजेंट है, वो वाटर से मिक्स करके एसिडिक बना लेता है सर। यही एसिड जो प्रोड्यूस करता है H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो कंडक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न यौगिकों के नाम एवं संरचना सूत्र लिखिए। एथेन, एथेन इज व्युत्पन्न एक एल्डिहाइड। क्या है कि व्युत्पन्न इसके साथ जो है सर, इसके साथ जो है एल्डिहाइड ड्राइव्ड फ्रॉम इथिन, इथेन सर, इथेन है, इथिन नहीं एथेन है। जो एथेन से एल्डिहाइड ड्राइव्ड हुआ है फ्रॉम एथेन, उसका सर नाम लिखना है। नाम लिखना है, क्या हो जाएगा, एथेनल हो जाएंगे, एथेनल हो जाएंगे सर, एथेनल हो जाएंगे, एथेनल हो जाएंगे। क्या फार्मूला होगा, CH3CHO, एल्डिहाइड साहब है तो कौन जी बैठेंगे, CHO साहब बैठेंगे, CHO साहब किनारे में। तो CHO साहब और दो कार्बन का बनना चाहिए था, तो CH3CHO क्या होता है IPC नेम, बोले थे इथेन में E हटाएंगे, Al को जोड़ देंगे, एथेनल हो जाएंगे, एथेनल। इसका संरचना जो हो जाएंगे सर, संरचना सूत्र, तो C के कार्बन है, 2 कार्बन है, तो इसमें तो डबल बॉन्ड OH तो लगे रहेंगे। इसमें H यहाँ लगा दीजिए, H यहाँ लगा दीजिए, H यहाँ लगा दीजिए, हो गया पहला पार्ट खत्म, पहला पार्ट खत्म। दूसरा पार्ट जो बोलता है वो क्या बोलता है, प्रोपेन से व्युत्पन्न एक कीटोन, प्रोपेन से एक व्युत्पन्न कीटोन बना है। कीटोन मतलब CO साहब आएंगे, CO साहब बीच में बैठेंगे। प्रोपेन बनाना, प्रोपेन से बनाना मतलब 3 कार्बन है सर, 3 कार्बन दे दो ना, CH3COCH3 यही तो हो जाएंगे। ये किसका फॉर्मूला देखो, CO साहब बीच में बैठे हैं, कार्बन गिनो प्रोपेन मतलब 3 कार्बन होना चाहिए, तो 1 2 3 कार्बन हो गए, तो मतलब प्रोपेन आपके प्रोपेन के कीटोन फॉर्म बन गया। अब सर इसको बोलते हैं प्रोपेनॉन, क्या बोलते हैं, प्रोपेनॉन बोलते हैं, प्रोपेनॉन बोलते हैं, प्रोपेनॉन, कीटोन प्रोपेनॉन, कीटोन प्रोपेनॉन। इसके जो स्ट्रक्चर बनेंगे, स्ट्रक्चर बनेंगे सर, स्ट्रक्चर बनेंगे, वो बनाना है C आपके सर CO साहब है ना, बीच में बैठेंगे, बीच में बैठेंगे। यहाँ पे H लगाएंगे, इधर 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 H लगाएंगे। देखो हो गया इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। संरचना हो गए सर, संरचना हो गए। मीथेन से व्युत्पन्न एक कार्बोजेलिक अम्ल, कार्बोजेलिक अम्ल बोल रहा है मतलब COOH साहब आएंगे, COOH साहब आएंगे, तो इसमें क्या लगेंगे, मीथेन से तो 1 कार्बन होना चाहिए, तो H यहाँ लगा देंगे, तो HCOOH हो जाएगा। और सर इसका कार्बोजेल 1 कार्बन है ना, मीथेन से बने हैं, देखो इसका जो होगा नेम वो हो जाएगा मिथेनॉइक एसिड, मेथेनॉइक एसिड हो जाएंगे, मेथेनॉइक एसिड, मेथेनॉइक एसिड हो जाएंगे सर, मेथेनॉइक एसिड हो जाएंगे।
मेथोनाइक अम्ल हो जाएंगे और इसका जो संरचना होगा H सी ले दो ना, पहले सी डबल बॉन्ड ओ और इधर H लगा दो, इधर भी H लगा दो, यही तो संरचना हो जाएंगे। अच्छा, इस तरह से तो निम्न यौगिकों के नाम एवं संरचना सूत्र लिख लिए। अब चलते हैं सर इंग्लिश में। बोला जाता है क्या, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड। एंड अल्डिहाइड ड्राइव्ड फ्रॉम इथेन, इथेन से अल्डिहाइड ड्राइव किया गया है, तो क्या हो जाएगा, अल्डिहाइड साहब Al लगेंगे, इथेनल हो जाएंगे सर, इथेनल हो जाएंगे। इसका फार्मूला जो होता है CH3, CHO साहब बैठेंगे, अल्डिहाइड है ना, अल्डिहाइड है, CHO साहब बैठेंगे। इसका जो आपके स्ट्रक्चर बनेंगे वो C लगा दो, 2 कार्बन है, 2 कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आएगा, यहाँ पे H आएंगे, इधर H, इधर H, इधर H लगा दीजिए, हो गया, ये इथेनल हो गए, इथेनल हो गए। OL मत जोड़ देना, OL मतलब किसका होता है, अल्कोहल का होता है, ध्यान रखना। अब कीटोन ड्राइव्ड फ्रॉम प्रोपेन, प्रोपेन से कीटोन मतलब ओ CO साहब बीच में बैठती है ना, CO साहब बीच में बैठते हैं, तो प्रोपेन मतलब 3 कार्बन से बने हुए हैं, तो मतलब क्या हो जाएगा, प्रोपेन से ड्राइव्ड किया गया तो प्रोपेनोन हो जाएगा, कीटोन प्रोपेनोन, प्रोपेनोन प्रोपेनोन प्रोपेनोन, ON ही लगा दो ना, ई को हटा के प्रोपेनोन हो गया। इसका फार्मूला जो बनेंगे CH3 बनेंगे सर। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो बनेगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला C', 3 कार्बन जोड़ दो, बीच में CO साहब को डबल बॉन्ड O बैठा दो, CO साहब को बैठा दो। अब बाकी में जो घट रहे हाइड्रोजन, एक बॉन्ड बना लिया ना, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, 3 हाइड्रोजन यहाँ लगा दो। कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, 4 बॉन्ड बनाएंगे, 4 बॉन्ड बनाएंगे। अच्छा, हो गया सर, हो गया। अब जो बोला गया कार्बोजेलिक एसिड ड्राइव्ड फ्रॉम मीथेन, मीथेन से कार्बोजेलिक एसिड ड्राइव्ड किया गया, मतलब क्या होगा, मिथेनोइक एसिड होंगे सर। ओइक लगा दो ना, मिथेन में ई हटाओ और OIC जोड़ दो, क्या हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड हो जाएंगे, मिथेनोइक एसिड हो जाएंगे सर। इसके जो सूत्र होंगे वो HCOOH होगा। इसका जो सर कॉमन नाम होता है ना, वो फॉर्मिक अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। और इसका जो कॉमन नाम होता है ना इथेनॉल का, याद रखिएगा, पूछ लेगा आपके जो होते एसिटल्डिहाइड होता है, एसिटल्डिहाइड होता है कॉमन नाम, कॉमन नाम से बहुत प्रचलित है मार्केट में। अच्छा, प्रोपेनोन का जो कॉमन नाम है ना वो एसीटोन है, एसीटोन से पूरा मार्केट फैला हुआ है, मार्केट में एसीटोन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अब तो मिथेनोइक अम्ल, मिथेनोइक एसिड का HCOOH, इसका जो कॉमन नेम होता है वो फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होते हैं, फॉर्मिक एसिड होते हैं सर। तो इसका सूत्र अगर लिखने जाए संरचना, तो क्या C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे OH लगा दो, इधर H लगा दो, यही तो हो गया संरचना सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है क्या, सुनिएगा, कि जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होता है तब हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होता है, कि व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी व्हेन एड्रेनालाइन इज रिलीज इनटू द ब्लड। ब्लड में जब एड्रेनालाइन रिलीज होते हैं हमारा शरीर में, तो उसका रिएक्शन क्या होता है सर, क्या होते हैं, सिकुड़ जाती है, आसपास की धमनियाँ सिकुड़ जाती है, मतलब गुस्सा में आएगा जब आप ज़्यादा, तो सर आपके सांस तेज चलने लगते हैं, हार्ट बीट फास्ट हो जाता है सर, दिल का धड़कन तेज हो जाते हैं। तो बोला जाता है एड्रेनलिन को आपातकाल हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये सब गुस्सा आप ज़्यादा हो तभी आते हैं, जब कोई व्यक्ति भय तथा या तनाव की स्थिति में होता है, जब कोई व्यक्ति डर में हो या तनाव की स्थिति में होता है, तब शरीर स्वयं एड्रेनलिन हार्मोन को बड़ी मात्रा में स्रावित करता है। तब एड्रेनलिन क्या करता है, हार्मोन को बड़ी मात्रा में स्रावित करता है, इससे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, हृदय की धड़कन बढ़ते हैं, हमारे पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होने लगती है, पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है, इन अंगों के धमनियों के आसपास की पेशी सिकुड़ जाती है,
या रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देती है। डायफ्राम तथा पसलियों की पेशी के संकुचन से सांस तेज चलने लगती है। ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर शरीर को आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती है। सपोज करो सर सांप देख लिया, सांप देखिए तो क्या हुआ, भयभीत हो गए, भाई इतना बड़ा सांप है, भागो भागो। तो मेरा शरीर को बैलेंस करने के लिए भय के कारण तो बाकी के जो आपके हार्ट बीट तेज हो जाएंगे, आपको पैर का सारा कि पैर को जल्दी से भगाएगा कि स्पीड में जितना होगा भागो ने काट लेगा, डस लेगा। तो क्या हुए, सारे चीज़ की जगह पे का जो आपकी जो एक्टिविटी है वो स्लो हो जाएंगे और सारा जो ब्लड है वो कहाँ देगा, हार्ट बीट में, पैर में ला के दे देगा और आपके साथ सांसें तेज चलने लगेंगी। तो इसको हम बोलते हैं एड्रेनलिन रुधिर में स्थापित होने में ये सब क्रिया होते हैं। तो इंग्लिश में सुनिएगा क्या इंग्लिश में बोलते हैं कि एड्रेनालाइन इज एल्सो इमरजेंसी हार्मोन when a person is in a state of fear or stress. The body itself secretes adrenaline hormone in large quantity. This increases the heartbeat and more oxygen is supplied to our muscles. दिस इंक्रीज बोलता है ये इंक्रीज करती है हार्ट बीट और मोर ऑक्सीजन सप्लाइड करती है हमारे मसल्स में। द सप्लाई ऑफ ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन डिक्रीजेज। जो ब्लड का सप्लाई है वो डाइजेस्टिव सिस्टम और आपकी स्किन में डिक्रीज हो जाते हैं। द मसल अराउंड द आर्टरीज ऑफ दिस ऑर्गन्स कॉन्ट्रैक्ट्स। जो मसल्स है अराउंड उसके आर्टरीज के ऑर्गन्स कंटेक्ट हो जाते हैं, ऑर्गन्स के आर्टरीज क्या हो जाते हैं, उसकी मसल्स कॉन्टेक्ट हो जाते हैं, मतलब सिकुड़ जाती हैं। इट डायरेक्ट द ब्लड टुवर्ड आवर स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स के टुवर्ड क्या हो जाता है, ब्लड डायरेक्ट हो जाती है। ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ डायफ्राम एंड रिब्स ब्रीथिंग स्टॉप। कि कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए मसल्स और डायफ्राम के मसल्स और रिब्स के मसल्स से कॉन्टैक्ट होने के कारण हमारा जो ब्रीथिंग है, सांस लेना फूलने लगता है, फास्ट हो जाती है। ऑल दिस रिस्पॉन्सेज टुगेदर प्रिपेयर द बॉडी टू डील विद द इमरजेंसी के साथ जो ये बॉडी हमारा ये रिस्पॉन्स करते हैं कि उसको क्या डील कैसे करें, तैयार करती हैं डील करने के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है गुरुजी? नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोलता है कि ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं? ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं? तो ऊर्जा के आदर्श स्रोत में निम्नलिखित गुण होते हैं। प्रति एकांक आयतन, सर ये भी आपके सोर्स ऑफ एनर्जी इस बार सिलेबस में नहीं है, सोर्स ऑफ एनर्जी सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है कि पार्श्व क्रम संयोजन किसे कहती है? प्रतिरोधों को R1, R2 तथा R3 को पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। मतलब कि सर पार्श्व क्रम संयोजन किसे कहेंगे, और सर R1, R2, R3 को पार्श्व क्रम संयोजन करने के बाद जो समतुल्य प्रतिरोध का जो व्यंजक प्राप्त होंगे उसे हमें प्राप्त करना है। तो पार्श्व क्रम में क्या होता है, करंट जो होते हैं अलग अलग होते हैं विद्युत धारा, और आपके पोटेंशियल विभवांतर जो होता है वो सेम होता है सर। जब सभी प्रतिरोधों को कि एक छोर को एक साथ और दूसरे छोर को एक साथ जोड़ जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम जो बोलते हैं सर, इसे हम संयोजन को पार्श्व क्रम संयोजन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा गुरुजी, फॉर एग्जाम्पल समझिएगा कि यहाँ से आपके एक इस तरह से जोड़ा रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस इस तरह से जोड़े, तीसरा रेजिस्टेंस जो है इस तरह से जोड़ा मैंने, इस तरह से जोड़ दिए सर। तो इस तरह से जोड़ने पे इसको क्या किए, इसको जो है बैटरी से जोड़ देंगे सर। बैटरी से जोड़ दिए गुरुजी, बैटरी से जोड़ दिए। अब जो ये जो रेजिस्टेंस जो जुड़े हुए ना R1, R2, R3, और यहाँ से मानो कि वोल्टेज जो निकल रहा है विभवांतर भी है, करंट जो जा रहे हैं आई जा रहे हैं। आगे समझिएगा, जो देखिए यहाँ से ध्यान से समझिएगा कि तीनों रेजिस्टेंस को एक छोर पे जोड़ दिया गया है और इधर से आपके तीनों रेजिस्टेंस को एक छोर पे जोड़ दिया गया। तो दोनों के छोर पे जो जोड़े गए हैं, तो एक छोर पे सभी प्रतिरोध को एक छोर पे और दूसरी छोर के साथ जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार के संयोजन को क्या बोलते हैं, पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं।
माना 3 प्रतिरोध क्या क्या दिया हुआ है, R1 R2 R3 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, समांतर क्रम में, जैसे आपका फिगर में शो गया, आकृति में दिखाया गया। तो इन पर भी विभव की मात्रा समान होगी, तो विभव की मात्रा क्या होगा, समान होंगे, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सभी में सेम होंगे मास्टर, सेम होंगे। करंट जो होगा R1 है तो मान लेते हैं I1 होगा, इसका मान लेते हैं I2 होंगे, इसका करंट जो जा रहा है I3 जा रहा है। तो माना तो बोलता है कि जबकि इनकी विद्युत धाराएं अलग अलग होगी, R1 में मान लेते हैं I1, R2 में मान लेते हैं I2 और आपकी R3 में I3 मान लेता है सर, होंगी। तो ये फिगर जरूर बनाइएगा एग्जाम में जरूर बनाइएगा। तो बोलता है तो यहाँ पे I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, विभवांतर तो सब में सेम है, तो I1 इक्वल टू हो जाएगा V/R1, I2 इक्वल टू हो जाएगा V/R2 और आपकी I3 इक्वल टू हो जाएंगे V/R3। इसके पोटेंशियल डिफरेंस पता है और रेजिस्टेंस पता है तो करंट निकल जाएगा। करंट इक्वल टू होता है विभवांतर बटा प्रतिरोध। तो बिंदुओं ए और बी के बीच कुल धारा क्या होगा सर, जो करंट जा रहा वही बटेगा ना। तो आई करंट यहाँ से जा रहे थे तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, बाहर से थोड़े आ गया विद्युत धारा, यही तो बटेंगे। तो आई तो ये दो बिंदुओं ए और बी के बीच में जो करंट आपके हो जाएंगे के बीच कुल धारा जो होगा I1 I2 प्लस I3 हो जाएंगे। I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएंगे यहाँ से सर। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू समझिएगा, I इक्वल टू जो हो जाएंगे इसका सर इक्विवेलेंट टाइप में बनाना पड़ेगा। इक्विवेलेंट हम यहाँ पे बनाते हैं, इसके इक्विवेलेंट यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। करंट क्या जा रहा है, I जा रही, इसको मान लेते हैं R इक्विवेलेंट सर, इसको मान लेते हैं इस भी है तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R इक्विवेलेंट सबका। तो क्या यहाँ लिखेंगे, यहाँ जो लिखेंगे सर 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू आपका I1 क्या है, I1 का वैल्यू रखेंगे 1 आपकी V/ आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगा V/I इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट, तो V/R इक्विवेलेंट रख दी। I1 क्या है V/R1, तो V/R1 रख दी, प्लस I2 प्लस I2 क्या है V/R2, तो V/R2 रख दिए सर। फिर प्लस V आपकी I3 क्या है V/R3, तो V/R3 रख दिए। अब देखिएगा अब समझिएगा सर कि अब समझिएगा क्या होंगे मास्टर, क्या होंगे देखिएगा। यहाँ से भी देखो ऊपर में सबका दिख रहा है, कॉमन ले लेंगे। कॉमन जब लेंगे मास्टर, कॉमन लेंगे मास्टर तो क्या होगा, भी कॉमन जैसे आएगा 1/R1 हो जाएंगे, प्लस 1/R2 हो जाएगा, प्लस 1/R3 हो जाएंगे, 1/R3 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, भी से देखना, ये भी को इधर ले आएंगे तो भी से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, भी तो आ जाएगा डिवाइड में, वो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिखेंगे ये भी को इधर मल्टीप्लाई में राइट साइड लेके जाएंगे, दाहिना साइड तो भी डिवाइड में चला जाएगा। बाकी ये डब्बा लिख देंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 भी से भी कट गए तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/3। अब यही तो आपकी रेसिप्रोकल में करके जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, आपके पार्श्व क्रम के समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त हो जाएंगे। समझ में आया मास्टर, समझ में आ गया मास्टर। नेक्स्ट आपके जो इंग्लिश में है सर, तो इसमें बोला जाता है क्या बोले जाते हैं, समझिएगा कि आपके जो बने कि व्हाट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन रेजिस्टर्स R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जब एक व्हेन वन एंड ऑफ ऑल दी रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टुगेदर एंड द अदर एंड टुगेदर एंड देन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल तो यही तो दे देना है मास्टर, यही तो दे देना है, फिर यही तो आपके दे देना है, यही तो दे देने हैं। R1 यहाँ, R2 यहाँ, R3 यहाँ रखेंगे, तो यही तो रख के फिर क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व तो जिसे किए थे पिछले वही तो करना है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो ना मास्टर, ये तो समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या बोला जाता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है, एक प्रयोग द्वारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को समझाइए।
तो बोला जाता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण एक बदलते चुंबकीय क्षेत्र को कि सर आपके दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। अगर एक कंडक्टर रुका हुआ है तो मैग्नेट को मूव करना होगा, चलना पड़ेगा। एक रुके रहेंगे और एक चलेंगे तो वहाँ पे विद्युत धारा आपकी उत्पन्न होंगे। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण एक बदलते चुंबकीय क्षेत्र के वोल्टेज उत्पादन में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली धारा है। या तो तब होता है जब एक कंडक्टर को एक गतिशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, या जब एक कंडक्टर लगातार स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में घूम रहा होता है। तो क्या बोले कि ये सर या कंडक्टर को मूव करवा दो या चुम्बक को रेस्ट में रख दो, अस्थिर में रख दो, या सर चुम्बक को मूव करवा दो, कंडक्टर को स्थिर रख दो। मतलब समझना कि एक कॉइल को जोड़ दिए हैं और यहाँ से मैग्नेट को बाहर अंदर कर रहे हैं। तो अंदर और बाहर मोशन में होंगे तभी उसमें आपकी विद्युत धारा उत्पन्न होगा। तो उसी को हम कहते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। सर आगे बोला जाता है एक प्रयोग द्वारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को समझाइए। तांबे के तार की दो अलग अलग कॉइल ले जिनमें बड़ी संख्या में मोड़ हो, 50 या 100 मोड़ मतलब घूर्णन हो सर। उन्हें एक आचलक बेलनाकार रोलर के ऊपर डाली। एक बैटरी और एक प्लग कुंजी की तरह आप ले सकते, ये ना समझा सकते तो एक आप सर कॉइल ले लें, एक मैग्नेट ले लें। मैग्नेट को अंदर और बाहर अगर हम मूव और फास्ट से क्या करवा रहे हैं, मूव करवा इसको अंदर ले जा रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो उसमें आपके इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगा सर, इंड्यूस होगा। समझ में आ गया। जो आपकी इसमें बताया गया है, मानो कि एक कुंडल वाले लिए इसको जोड़ दिए सर, उसको जोड़ दिए गैल्वेनोमीटर से। दूसरा कॉइल को बैटरी से जोड़े सर, बैटरी से जोड़े और यहाँ पे एक स्विच लगा दिए। जैसे स्विच को ऑन ऑफ करोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेंगे और ये मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण इसमें आपका करंट आ जाएगा सर। यही तो जब स्विच ऑन करोगे तब और स्विच ऑफ करोगे तब। ऐसे सर कांस्टेंट करंट जब हो जाएंगे, स्थिर आपकी धारा हो जाएंगे, तो आपकी कोई आपकी विद्युत आपका प्रोड्यूस नहीं होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट इसके इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए ना। कि बोला जाता है, क्या सुनिएगा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विथ एन एक्सपेरिमेंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन द वोल्टेज आउटपुट ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। It occurs either when a conductor is placed in a moving magnetic field or when a conductor is continuously moving in a static magnetic field। तो सर ये आपको क्या बोला कि दो कॉइल ले, एक में क्या करें, एक में इसको और दूसरा कॉइल लें सर। दूसरा कॉइल आपको लेना है, उसको एक स्विच दे देना है और एक बैटरी से जोड़ देना है। अब जैसे स्विच ऑन करोगे तो ये सर इसमें आपका इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे स्विच ऑफ करोगे तब भी यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण चेंज होने के कारण आपकी इलेक्ट्रिक करंट कॉइल 1 में प्रोड्यूस होगा। कॉइल 2 में आप डिस्टर्ब कर रहे हो तो कॉइल 1 में आपकी प्रोड्यूस होंगे। समझ में आ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है धातु एवं अधातु के 3 भौतिक एवं 2 रासायनिक गुणों में अंतर लिखिए। तो 3 आपकी भौतिक और 2 रासायनिक गुणों में अंतर लिखना है सर। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर डिफरेंस लिखने हैं। तो धातु एवं अधातु के 3 भौतिक एवं 2 रासायनिक गुणों में अंतर। धातु एक तरफ लिखना है, दूसरी तरफ अधातु लिखना है। यहाँ पे लिखना है भौतिक अंतर। धातुओं में सर एक विशेष चमक होती है, तभी तो हम सोना का हार पहन के और चांदी के सर आपकी ऑर्नामेंट ज्वेलरी बना के पहन के चमकते रहते हैं। तो चमक होने के कारण ही धातुओं का चमक होता है, लेकिन अधातु में कोई चमक नहीं होते हैं सर। अधातु में कोई चमक नहीं होता है। धातु ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है, तभी तो इलेक्ट्रिक करंट हमारे विद्युत धारा आ गया सर। धातु जो है ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है, लेकिन धातु ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक नहीं होती है सर।
अधातु जो है ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक नहीं होती। धातु जो है अगात वर्धनीय तथा तन्य होती है, मतलब उसको पीट के मार मार के सीट बना सकते हैं या खींच करके वायर बना सकते हैं सर, तार बना सकते हैं। लेकिन अधातु अगात वर्धनीय तथा तन्य नहीं होती है सर। आपकी धातु में सनरस टन टन की आवाज़ होती है, ध्वनियता होती है सर, लेकिन अधातु में तो आपकी ध्वनियता नहीं होती है। धातु कठोर होते हैं लेकिन अधातु कठोर नहीं होता है सर, धातु कठोर नहीं होता है। रासायनिक अंतर, धातुओं के परमाणु धनायन बनाते हैं, जैसे सर ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को हरास करते हैं सर, धातु इलेक्ट्रॉन को हरास करते हैं तो Na+Mg2+ बनाता है सर। धातुओं के परमाणु ऋणायन बनाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव बनाते हैं सर, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ना, जैसे Cl- O2-। नेक्स्ट आपकी दूसरा जो डिफरेंस है, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड को जल से अभिक्रिया करवाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, जो क्या है, क्षार है। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जल अगर आपस में रिएक्ट किया, अभिक्रिया किया, मिलन किया तो बनता है आपकी हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनिक अम्ल बनता है सर। तो ये आपके अम्ल बनने के कारण आपका क्या हो जाता है, ये आपके अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय होते हैं सर। ये समझ में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं मास्टर की, राइट द डिफरेंस बिटवीन वही 3 फिजिकल एंड 2 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो सर डिफरेंस बिटवीन केमिकल देखेंगे और आपकी फिजिकल मेटल एंड नॉन मेटल, एक तरफ मेटल लिखेंगे दूसरी तरफ नॉन मेटल लिखेंगे। फिजिकल डिफरेंस लिखेंगे कि मेटल्स हैव ए स्पेशल काइंड ऑफ लचर, लचरस होते हैं, चमक होते हैं, तभी तो हम ज्वेलरी वगैरह में यूज करते हैं। देयर इज नो लच्चर इन नॉन मेटल, नॉन मेटल में कोई लच्चर नहीं होते, चमक नहीं होते। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा मास्टर, इसी तो इलेक्ट्रिसिटी में करंट आता है। हाँ, नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल, तभी तो हम वायर बना के खींच के लगे सर। मेटल को हम सीट बना देते हैं, परत बना देते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन मलेबल एंड नॉन डक्टाइल। नॉन मेटल जो होते हैं वो नॉन मलेबल एंड नॉन डक्टाइल होते हैं सर। अब केमिकल डिफरेंस दो लिखने हैं ना, कि एटम्स ऑफ मेटल्स फॉर्म कैटायन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, डाइट फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव सर। तो मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, जैसे सोडियम प्लस मैग्नीशियम प्लस अल्मोनियम, मैग्नीशियम 2 प्लस अल्मोनियम 3 प्लस। यहाँ से समझिएगा एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स फॉर्म एनायन विच आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जैसे क्लोरीन -O2- N3- सर, N3-। ऑक्साइड, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, एग्जाम्पल दे दिया गया है। Na2O मेटल ऑक्साइड है, जब जल से अभिक्रिया करवाते हैं तो बेस बना लेता है, बेस बना लेता है। लेकिन ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक, जो आपकी नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ अभिक्रिया करेगा वाटर के साथ तो H2CO3 बना लेगा, कार्बोनिक एसिड बना लेगा, कार्बोनिक अम्ल बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके बोले जाते हैं सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है, अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन कीजिए, सचित्र बनाना है। तो ये अमीबा है सर, अमीबा। तो अमीबा में पोषण कैसा होता है उसको सचित्र करना है। तो अमीबा है, अमीबा केंद्रक और खाद्य कण यहाँ पे आए, तो ये पादप बनाएगा, पादप बनाएगा या कुटपाद बनाएंगे। कुटपाद के अंदर क्या होंगे, भोजन चला जाएगा, खाद्य कण चला जाएगा। अब क्या करेगा, खाद्य रिक्तिका बन जाएंगे और एक खाद्य कण को बंद कर लेंगे। अब उसे क्या हो जाएगा, वो अपने अंदर शरीर के अंदर वो आपके सर वो भोजन चला जाएगा। तो ये आपको फिगर वहाँ पे बनाना है और इसी तरह लिखना है। तो बोलता है अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण कुटपादक के द्वारा होते हैं, सूडोहाइड के द्वारा होता है सर। बोलता है भोजन जब अमीबा के बिल्कुल समीप होता है, जब भोजन जब अमीबा की बिल्कुल समीप होता है तब अमीबा भोजन के चारों
चारों ओर कुटपादों का निर्माण करता है। कुटपादों तेजी से बढ़ते हैं और भोजन की पूरी तरह घेर लेते हैं। धीरे धीरे कुटपादों के सिरे आपस में जुड़ जाती है। सिरे देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कुटपाद के आपस में जुड़ जाते हैं। इस तरह एक भोजन रसधानी का निर्माण हो जाता है। इस तरह क्या होता है, एक भोजन का रसधानी का निर्माण हो जाता है, जिसमें भोजन के साथ जल भी होता है। जिसमें क्या, भोजन के साथ क्या होता है, जल होता है। बोलता है भोजन का पाचन रसधानी में ही एंजाइमों के द्वारा होता है। रसधानी जो खाद्य रिक्तिका है ना, उसी में। और बोलता है द्वारा होता है। पचा हुआ भोजन रसधानी से निकलकर कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है। जो आपका पचा हुआ भोजन है वो रसधानी से निकलकर कहाँ, कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है, कोशिका के अंदर चली जाती है। अब पचा हुआ भोजन नेक्स्ट बोलते हैं वहाँ से फिर समूचे शरीर में वितरित हो जाता है। वहाँ से फिर पूरे शरीर में क्या हो जाता है, बट जाते हैं। अमीबा में पची भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए शरीर की सत्ता के किसी भाग में एक अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है, जिससे अपचा भोजन बाहर निकल जाता है। तो अमीबा में अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए शरीर की सत्ता के किसी भाग में एक अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है और उससे अपचा हुआ भोजन बाहर निकल जाता है। ये आपकी अमीबा का पोषण का वर्णन है। अब देखते हैं सर इसे इंग्लिश में कैसे बोला जाए कि गिव ए डायग्रामेटिक अकाउंट ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। इन अमीबा इंजेक्शन ऑफ फूड इज डन बाय सूडोपोड्स। सूडोपोड से होता है, कुटपाद से या पदार्थ से होते हैं। व्हेन द फूड इज इन क्लोज प्रोक्सिमिटी और टू द अमीबा, जब ये भोजन अमीबा से प्रोक्सिमिटी क्लोज है, द अमीबा फॉर्म्स सूडोपोड्स। जो अमीबा है वो सूडोपोड्स बना रहे हैं भोजन के चारों ओर, फूड अराउंड दी फूड्स। द सूडोपोड्स ग्रो रैपिडली। जो अब सूडोपोड जो है वो बढ़ेंगे, हाथ को फैलाएंगे। हाथ को जब फैलाएंगे तो कंप्लीटली सराउंड दी फूड, वो फूड को पूरे अच्छे से अपने बांध के रख लेंगे। बोलते हैं ना मेरा इतना अपन लपटते हो, इसी तरह यहाँ। तो बोलता है ग्रेजुअली द एंड्स ऑफ सूडोपोड्स ज्वाइन टुगेदर। तो सूडोपोड्स क्या होता है कि इसके एंड से आपकी ज्वाइन हो जाती है, एक दूसरे से जुड़ जाती है। अब होता है इन दिस वे फूड रिजर्वायर इज फॉर्म्ड विच कंटेन वाटर अलोंग विथ आपके फूड। अब यहाँ पे ए वे से फूड रिजर्वायर बनते हैं, जिससे वे कंटेन क्या करता है, वाटर एलोंग विथ फूड। फूड के साथ पानी भी होता है। फूड इज डाइजेस्टेड बाय, जो फूड है वो डाइजेस्टेड बाय आपकी एंजाइम्स इन द वैक्यूल। फूड वैक्यूल में होते हैं। द डाइजेस्टेड फूड लिव्स द वैक्यूल एंड रीचेज द साइटोप्लाज्म। और ये फूड वैक्यूल से निकल के कहाँ चले जाते हैं, साइटोप्लाज्म में, डाइजेस्टेड फूड। फ्रॉम देयर इट इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। और फिर उसके बाद वो पूरे बॉडी में क्या हो जाता है, वो आपके बढ़ जाते हैं। In amoeba, a temporary opening is formed in some part of the body surface to expel the undigested food from the body. तो यहाँ से आप समझिएगा कि अमीबा में एक टेम्पोररी ओपनिंग होता है, जो सम पार्ट ऑफ दी जो बॉडी सरफेस में कहीं भी हो सकता है, वो आपके फंड होते हैं और वहाँ से बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड निकल जाते हैं। तो ये आपकी फूड कण है, फूड पार्टिकल्स है। ये आपके सर केंद्रक न्यूक्लियस है। इंग्लिश में लिखोगे तो न्यूक्लियस, इसको लिखेंगे आपके सूडोपोड्स। सूडोपोड्स 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 लिखेंगे सर। ये लिखेंगे फूड वैक्यूल। ये लिखेंगे क्या, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल लिखेंगे। ये क्या है, फूड पार्टिकल्स हैं, फूड पार्टिकल्स हैं सर। अब जो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकता क्या है, हेरिडिटी। व्हाट इज हेरिडिटी। आनुवांशिकता में डीएनए की क्या भूमिका है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ डीएनए इन हेरिडिटी। तो आनुवांशिकता सर जो माता पिता एवं पूर्वजों के गुणों का सनातनों में क्या हो जाता है, अवतरित होता है। जैसे बोलते हैं कि मेरा नाक पापा के जैसा है, मेरा बाल मम्मी की जैसे है, करते हो ना, तो उसी तरह यहाँ पे आनुवांशिकता। तो क्या हुआ कि जो उसके ट्रेड्स थे, गुण थे, वो माता पिता से उनके बच्चे में चला गया, तो उसी को हम क्या कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं सर। अच्छा, तो आनुवांशिकता माता पिता एवं अन्य पूर्वजों के गुणों का सनातनों में अवतरित होना आनुवांशिकता कहलाती है। या संतति में पैतृक लक्षणों के संचरण को क्या कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं सर। समझ में आ गया सर। आगे चलिए कि आपने
पिता माता पिता से गुण किसमें संतति में चले जाओ, उनके बच्चे में जाती हैं। उस संचरण को क्या कहते हैं? अनुवांशिकता कहते हैं। अब उल्टा है, अनुवांशिकता में डीएनए की क्या भूमिका है? तो अनुवांशिकता में डीएनए की भूमिका ये है कि यह एक अनुवांशिक पदार्थ है जिसमें सभी अनुवांशिक सूचनाएं कूटबद्ध होती है, जो जनन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। सर बोलते हैं कि उसका जीन में वही बसा हुआ, घर में जो लड़ाई करते तो मम्मी तो कहती है कि इसका खानदान तो ऐसे था, तो ये तो ऐसे ही क्या। तो यहाँ से इसी तरह की एक वांशिक क्या होता है? पदार्थ होता है जिसमें इंफॉर्मेशन होते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन सूचनाएं कूटबद्ध होती है जो जनन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दादा दादी से पापा मम्मी में आए, पापा मम्मी से हम लोग में बच्चे में आए। आगे बोला जाता है यह द्विगुणन द्वारा अपनी अनुकीर्ति बनाता है जो जनन के माध्यम से संतान में पहुंचती है। कि ये जो है द्विगुणन रेप्लिकेट्स बनाते हैं, डुप्लीकेट बनाते हैं डीएनए का, और क्या होता है ये अनुक्रियत जनन के माध्यम से संतान में पहुंचती है, मतलब पापा मम्मी से उनके बच्चे में पहुंचते हैं। नेक्स्ट बोलता है यह विभिन्नताएं भी उत्पन्न कर सकता है। उसकी जो विभिन्नता है, डीएनए का जो कोपिंग है वो क्या अलग हो सकता है, तभी तो इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर सकता है। सर डायनासोर का एग्जांपल लो ना, डायनासोर खत्म हो गए ना, क्योंकि उसके डीएनए में रिप्लिका जो हो रहा था वो आपकी भेरी नहीं हो पाए, और टेम्परेचर जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ताप बढ़ा जिसके कारण वो झेल नहीं सका और वो विलुप्त हो गए। तो इसीलिए डीएनए में कोपिंग जो होता है उत्पन्न, उसमें विभिन्नताएं भी हो सकता है, अलग हो सकता है। तो व्हाट इज हेरिडिटी? व्हाट इज द रोल ऑफ डीएनए इन हेरिडिटी? तो हेरिडिटी द डिसेंट ऑफ द क्वालिटीज ऑफ पेरेंट्स एंड अदर एंसेस्टर्स इनटू द चिल्ड्रेन इज कॉल्ड हेरिडिटी. The traits which transfer from parent to their child is called their offspring is called heredity. Or the transmission of parental characteristics to the offspring is called heredity. जो आपको एक डेफिनेशन देना दे सकते हो सर। रोल्स ऑफ डीएनए इन हेरिडिटी। सर हेरिडिटी में डीएनए का क्या रोल है? तो ये जेनेटिक मटेरियल होता है, ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसमें क्या होता है? कोडेड होता है, अपना सर पीढ़ी का गुण उसमें भरा भरा कुट के बड़ा हुआ होता है। तो ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट थ्रू द मीडियम ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के मीडियम से वो क्या होता है? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होता है? ट्रांसमिट होता है। दूसरा, इट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ बाय डुप्लीकेशन विच इज पास्ड ऑन टू द प्रोजेनी थ्रू द रिप्रोडक्शन। तो सर ये जो है डुप्लीकेशन, इसका जो डुप्लीकेशन बनता है रेप्लिकेट्स का डीएनए का, वो आपकी सर रिप्रोडक्शन के दौरान प्रोजेनी में क्या हो जाते हैं? पास हो जाते हैं। इट कैन एल्सो प्रोड्यूस वेरिएशन, उसमें कुछ वेरिएशन भी होता है, थोड़ा सा वेरिएशन, क्योंकि वो इन्वायरमेंट अभी के वातावरण के साथ ढल सके, न क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे। तो ये आपकी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो 20 फरवरी 2024 के क्वेश्चन में वहाँ को देखने मिल सकता है मास्टर। तो जरूर करके जाएं, धन्यवाद।